लेकिन इसमें काल दोष है। काल दोष से बचने के लिए बात आज से शुरू करते। बेटे डॉक्टर साहब जब उनको बोलते हैं माता को खिलाओ, माता की देखभाल करो, वहां से शुरुआत करके फिर बाकी बातें फ्लैशबैक में चली जाती तो काल दोष से बचा जा सकता था। 5वीं लघु कथा है, चौथी कर दी ना। 5वीं लघु कथा है भद्राकाल कथनी करनी में अंतर की यह लघु कथा है। यह यूं तो कई लघु कथाएं इस अंतर को समर्पित की गई हैं, बहुत सारे लोगों ने लिखी है, लेकिन यहाँ कहन और विषयगत प्रस्तुतिकरण अलग है। यह मुझे अच्छा लगा। और दूसरी बात जो है मैं कहना चाहूंगी, बता अध्यक्ष महोदय को लेने आया था कार्यकर्ता, उसने टाल मटोल को पहले तो समझ नहीं पाया। वह कार्यकर्ता जो अध्यक्ष महोदय को लेने आए, लेकिन अध्यक्ष महोदय कभी चाय पिला रहे हैं, कभी समय बर्बाद कर रहे हैं, वो जाना नहीं चाह रहे हैं। क्यों? यह बात लास्ट में अंतिम में खुलता है भेद। लेकिन जब अंधविश्वास निवारण समिति के वार्षिक अधिवेशन में ऐसा हो रहा है, तो यह हम देखते हैं आम जीवन में यह है कि हम तो अंधविश्वास की बात करते हैं कि लोग अपना रहे हैं, लेकिन खुद अंधविश्वास में डूबे रहते हैं और शुभ कार्य करने से बचते हैं। तो यहाँ सब भद्राकाल, यहाँ केवल वो अध्यक्ष महोदय भद्राकाल की बात कर नहीं टाल रहे हैं, मन में रखे हुए। वह जब कार्यकर्ता पहला वाला बताता है वहां पे जाके ये क्यों देर से आए, तो दूसरा कार्यकर्ता जब कहता है कि यह भद्राकाल था ना, यानी कि वह समिति के पूरे सदस्य जो है जिस नाम का फायदा उठा रहे हैं उस जगह पे उसी अंधविश्वास के दायरे में पड़े हुए हैं। तो यह लघु कथाएं जो है, तो ये यहाँ पर शुभ कार्य से बचती। इसमें सबसे बड़ी बात है कि चोट की गई है लोगों के दुरंगी नीति पे, अंधविश्वास पे। पाठकों को सोचने के लिए विवश करती लघु कथा, पंच लाइन सब कुछ स्पष्ट कर दे रहा है, बिन बोले भी बढ़िया बुनावट है। और सबसे बड़ी बात इनकी कथाओं का कि पात्रानुकूल संवाद है। सारी लघु कथाओं में लेखकीय प्रवेश नहीं है और मुझे लगता है कि सब कुछ ऐसा है कि इस पर विचार करने की आवश्यकता है लोगों को कि इस ढंग से भी लघु कथाएं लिखी जा सकती है। अगर कुछ पुराने विषय उठाए जाए तो उसका कहन नया हो, उसका कहने का तरीका नया हो। धन्यवाद। बहुत बढ़िया समीक्षा दी है अनीता रश्मि जी। शुक्रिया। मैं पटना से सिद्धेश्वर। सर आपकी आवाज बंद है। माइक खोलिए। जी सॉरी। तो बहुत सुंदर समीक्षा आपने प्रस्तुत किया, मैं आपको इसके लिए बधाई देना चाहूँगा। और संक्षेप में 2 बिंदुओं में ये बात रखना चाहूँगा, जो आपने आपका सार जो मुझे निकला दिखाई देता है कि रचना में काल दोष नहीं होना चाहिए। उच्च जीवन मूल्य से हम दूर होते जा रहे हैं, ऐसा कहीं ना कहीं उसमें स्पष्ट होता है। मुहावरेदार भाषा का उपयोग लेखक ने किया है, जिससे चमत्कार पैदा हुआ है। गर्म रोटी का स्वाद उत्कृष्ट लघु कथा है। और अंधविश्वास भद्राकाल बहुत सर्वश्रेष्ठ लघु कथा आपने बताई है। अब इसके बाद मैं कांता जी से निवेदन करूंगा कि अपने 5 लघु कथाकारों से मत लेना है, वो कृपया नाम। जी धन्यवाद धर्मेनिया जी, बहुत ही सुंदर संचालन और विकल जी की लघु कथाओं पे वाकई में सुनते हुए और समीक्षा भी इतनी अच्छी हुई है। और अब मैं मैथिल जी से मैं निवेदन करूंगी। मैथिल जी, आप विकल जी की लघु कथाओं पे और जो आज अनीता रश्मि जी ने समीक्षा दी है, तो उस पर थोड़ी सी संक्षिप्त टिप्पणी आपसे चाहूंगी। जी धन्यवाद। निश्चित रूप से आज जो लघु कथाएं यहाँ प्रस्तुत की गई हैं, उनका आस्वाद बिल्कुल अलग था। मैंने जो अनुभव किया एक पाठकीय दृष्टि से, मुझे 5 लघु कथाएं बहुत ही प्रभावी लगी। और जैसे हर व्यक्ति का एक सृजन का अपना तरीका होता है, अपनी भाषा होती है, अपने क्षेत्र का प्रभाव होता है, तो वो विकल जी की लघु कथाओं में भी वह मेरे को स्पष्ट दिखाई दिया। खासतौर से जैसे जो पहले नाम का भी बड़ा महत्व होता है लघु कथाओं में, जो पात्रों के नाम, हम कई बार इससे भी आदमी लगता है कि मैं किसका नाम रखूं। जब वो पात्र लिखता है, जैसे कोई राजेश लिखता है, कोई रमेश लिखता है, तो ये कोई सहज बात नहीं है। जब आप लघु कथा में अगर कुछ लिखते हैं तो वो पात्र के नाम का चयन, तो सर ने जो रामायण जो नाम पहले लगा, मेरे को बहुत अच्छा लगा।
और खासतौर से वो बिल्कुल ये स्थिति है कि बच्चे, नई पीढ़ी के बच्चे, जैसे कहते हैं कि जब बाप बनते हैं तब समझ में आती है कि औलाद की जगह खड़े होकर जब वो देखते हैं उन चीजों को, तो ये चीज एक तरह से हम जो लघु कथाओं के माध्यम से संदेश देना चाहते हैं, तो एक मैसेज जाता है कि बच्चे अपने पिता की पीड़ा को समझे, कहीं ना कहीं युवा लोगों से कनेक्ट करने की ये बात मुझे इसमें बहुत अच्छी लगी आपकी इसमें। और साथ में सब ठीक हो जाएगा, जैसा कि रश्मि जी ने बताया, बहुत अच्छी लघु कथा है। तो खासतौर से जैसे हमें जो कहते हैं ना, ये हमारा कहीं ना कहीं जो प्लेटफॉर्म है सीखने सिखाने का है, और एक छोटी सी कार्यशाला ही हो जाती है 1-1.5 घंटे में, कि किस तरह से रोचक संवाद है, जीभ होंठों पर जीभ फेरते हुए, तो कितना अच्छा लगता है। एकदम आदमी चलचित्र की तरह हम पहुंच जाता है कि जब कोई पशु या कोई हिंसक आदमी जब जीभ पे होंठों में जीभ फेरता है, तो वो कैसे अपनी बात को हम प्रभावी ढंग से रख सकते हैं। बहुत ही अच्छे इसके अंदर संवाद है, और मुझे बड़ा अच्छा लगा खासतौर से उनका रोटी का स्वाद लघु कथा जो रश्मि ने बताया, कि एक छोटी सी बिटिया और कैसे बुजुर्ग हो जाती है। पूरा एक कालखंड देखो, छोटी सी बच्ची है, भाई को और पिताजी को रोटी खिला रही है, फिर खुद की शादी हो गई, फिर खुद बुजुर्ग हो गई, पूरा जीवन उस लघु कथा के अंदर है। ये बहुत बहुत बड़ी बात है। ये भी एक सीखने जैसी लघु कथा है। और उसके साथ मैंने देखा भद्रकाल, एक जैसे उन्होंने कहा कि अंधविश्वास पे हम चोट करने वाली लघु कथाएं और गुल्लक तोड़ दी। हालांकि मैं, जैसे कि रश्मि जी ने कहा, मुझे शीर्षक बड़े प्रभावी लगे अपने ढंग से। हर आदमी का अपना अपना दृष्टिकोण होता है। कुल मिला के एक बहुत ही अच्छी लघु कथाओं के लिए मैं आदरणीय विकल जी का अभिनंदन करता हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद मैथिल जी। सुशीला टागोरे जी दलित विमर्श की शीर्षतम लेखिका है और वो बड़ी साहित्यकार हैं, तो आज वो मंच पे हैं और हमारे लिए बड़ी बात है। सुशीला जी, आज की लघु कथाओं पे आप कुछ टिप्पणी करना चाहेंगी संक्षिप्त में? सुशीला टागोरे जी। हाँ, धन्यवाद कांता जी, आप सभी को प्रणाम। और आज विकल जी की 5 लघु कथाएं सुनने का अवसर मिला। सभी लघु कथाएं बहुत ही सरल, सहज और सुलझी हुई लगी, जिसके लिए कोई दावपेच की जरूरत नहीं है, लेकिन उसके अंदर जो पेचीदा सवाल है बहुत महत्वपूर्ण है। चाहे वह सब ठीक हो जाएगा, इस लघु कथा में बड़ी अंदरूनी बात है कि लकड़ बग्घा के साथ हिरन अपनी बेटी को भेज दे, मामला अपने आप सुलझ जाएगा। तो ये इसकी जो बातें हैं बहुत ही मन को छूती हैं। सबसे पहली लघु कथा, सबसे कठिन सवाल। हर बुजुर्ग व्यक्ति अपने घर में महसूस करता है, हमारी नई पीढ़ी, हमारे बेटा, हमारे नाती पोते हमसे सवाल करते हैं, आपने जीवन भर क्या किया, जबकि हमारा अपना पूरा जीवन संघर्ष में ही बीतता है। ये बहुत सुंदर लघु कथा है। हर वृद्ध व्यक्ति को इन सवालों का सामना करना पड़ता है। गुल्लक तोड़ भी बहुत ही मार्मिक लगी। अनीता रश्मि जी ने बहुत सुंदर समीक्षा की है। उन्होंने अपनी दृष्टिकोण से यही भी बताया है कि अगर हेर फेर किया जाता, पहले आगे खाएंगे, या पति के लिए उसने जो गरम रोटी बनाई है, क्यों ना पति पत्नी साथ बैठकर खाएं, बच्चे माँ बाप सब साथ बैठकर खाएं। एक स्त्री ही क्यों जीवन भर इस तरह का शोषण सहन करे कि उसकी अंतिम इच्छा बस यही रह जाए कि बस एक ही लालसा रह गई है, गरम रोटी का स्वाद कैसा होता है। बेटा, आज एक गरम रोटी खिला दो ताकि मैं जाते जाते उस गरम रोटी का स्वाद ले लूं। तो मैं विकल जी को धन्यवाद दूंगी। उन्होंने बहुत बड़ा प्रश्न समाज के सामने रखा है। ये हमारी पुरातन परंपराएं हैं कि स्त्री को द्वयम स्थान पर माना जाता है। पितृसत्तात्मक समाज व्यवस्था होने से पुरुष प्रधान स्थिति रहती है। बेटा को, पुरुष को, पति को प्रधान स्थिति दी जाती है और स्त्री उसके पीछे में रहती है। सही बोलो तो नगण्य रूप में रहती है। तो वर्तमान समय में हम आज 2025 में हैं, अब तो ये स्थिति को बदल देना चाहिए। उस स्त्री के बहू बेटा नौकरानी रोटी बना रही है, डाइनिंग टेबल पे खाना खा रहे हैं, सारी स्थिति बदल गई है। लेकिन वह बूढ़ी सास
जो कभी बच्ची थी गरम रोटी के लिए तरसती थी, आज भी वह गरम रोटी के लिए तरस रही है। इस स्थिति को बदलकर समाज में स्त्री पुरुष समानता का भाव आना चाहिए। धन्यवाद कांता जी, मुझे बोलने का अवसर दिया। बहुत ही अच्छी बातें और बहुत ही अच्छे विचार आपने रचनाओं पे प्रकट किए। और हमारे बीच आदर्श प्रकाश जी जम्मू से हैं। देखिए, सीधी से रचनाएं बन के तैयार होके आई हैं और झारखंड गई और वहाँ पे उनका पूरा जो है उसकी समीक्षा हुई। वहाँ से वो भोपाल आती है और फिर झारखंड से भोपाल आती है, भोपाल से फिर हम नागपुर जाते हैं और नागपुर से हम जम्मू जा रहे हैं। तो जम्मू से मेरे एक बार टिप्पणी आ जाए और संक्षिप्त टिप्पणी आप कीजिएगा, मतलब जो होता है समग्र रूप से। आदर्श प्रकाश जी, स्वागत आपका। धन्यवाद कांता जी। ये जो विकल जी की हमने पांचों लघु कथाएं सुनी, पहली बात तो मैं कहूंगा कि अनिता रश्मि जी ने बहुत बारीकी से इन पर अपनी बात कही है। और जो लेकिन उसको भी तभी मजा आता है कि जब वो गरम रोटी हमारी थाली में डाले और खुद ठंडी खाए। तो ऐसा भी हो सकता है कि, लेकिन बात को बड़ा अच्छा पकड़ा है स्त्री मानसिकता को, और एक गर्म रोटी के लिए एक स्त्री तरस जाती है। कहानी बहुत सुंदर है। इसमें यद्यपि काल दोष पकड़ा है वो सही बात है। मध्यकाल कहानी से मैं उतना प्रभावित नहीं हो पाया, क्योंकि इसमें कोई चीज हमें झकझोरती नहीं है। तो कुल मिलाकर कहानियां हमारे जीवन के आसपास की हैं और हमारे भीतर गहराई से छूती हैं हमें, और मैं विकल जी को इसके लिए बधाई देता हूँ। तो हमारे जो ये धन्यवाद आदर्श जी, आपने वाकई में अपना मंतव्य प्रकट किया और बहुत ही बेबाकी से अपना मंतव्य, और वो बहुत जरूरी। तो हम देख रहे हैं कि सीधी की लघु कथाएं झारखंड से होते हुए भोपाल, नागपुर, जम्मू तक पहुंच गई हैं। और मैं इस पर थोड़ा सा राजस्थान की तरफ भी, पाली की तरफ मैं मोड़ना चाहूंगी कि पाली से एक छोटी सी टिप्पणी आ जाए हमारे पश्चिम भारत से। जो बात कहने का तरीका है बहुत प्रभावी है और उनका प्रस्तुतिकरण भी बहुत स्पष्ट था। बात आराम से सुनाई दे रही थी। ऐसा लगता है उनको माइक हैंडल करने का बहुत अच्छा अनुभव है और उन्होंने बहुत स्पष्ट तौर से रचना पढ़ी और सुनने में कोई तकलीफ नहीं हुई। जहाँ तक समीक्षा मैडम ने कहा उन्होंने कि उनके शीर्षक चेंज करने चाहिए, मेरे हिसाब से तो शीर्षक बहुत प्रभावी थे। हालांकि उनके शीर्षकों का पंच लाइन में रिपीटेशन हुआ, इसलिए थोड़ा उन्होंने कहा होगा। बाकी शीर्षक बहुत अच्छे थे। दो रचनाओं में काल दोष है वो स्पष्ट दिख रहा है, लेकिन काल दोष होने के बावजूद भी वो रचनाएं बहुत प्रभावी बनी है। अगर उनको थोड़ा सा चेंज कर लिया जाए तो वो करेक्शन हो सकता है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो कुल मिलाकर उनका प्रस्तुतिकरण और उनकी रचनाएं बहुत प्रभावी थी और लघु कथा को एक नए तरीके से कहने का उनका तरीका और अलग तरह का लगा मुझे। धन्यवाद जी, धन्यवाद दिलीप जी। तो देखा हमने कि हमारा जो पश्चिम भारत था, हम वहाँ भी एक चक्कर लगा आए इन रचनाओं को लेके। और अब जो हमारा जो मुकाम है, आप सभी जानते हैं कि मंच पे मिथिलेश अवस्थी जी हमारे वरिष्ठ साहित्यकार, वरिष्ठ कथाकार, वरिष्ठ आलोचक, वो हमारे मंच पे रहते हैं और वो हमेशा मार्गदर्शन देते हैं। तो ये सभी राज्यों की परिक्रमा करके वापस हम अपने ठिये पे पहुंचते हैं नागपुर। और आज बहुत खुशी की बात है कि नागपुर से सुशीला काकभोरे जी, मिथिलेश अवस्थी जी, उषा अग्रवाल जी, और 3 लोग इस मंच पे हैं और तीनों जाने माने हस्ती हैं। और उषा अग्रवाल जी को भी हम आने वाले समय में उनकी रचनाओं को भी हम यहाँ सुनेंगे। तो मिथिलेश अवस्थी जी का मैं अभिनंदन करती हूँ और सादर आमंत्रित करती हूँ। कांता राय जी, मैं भी आपकी समीक्षा सब सुन रहा हूँ। अच्छा, आज अच्छा लग रहा है। जी, धन्यवाद सिद्धेश्वर जी। बात करते हैं मिथिलेश अवस्थी जी को सुनने के बाद। माइक चालू कर लीजिए मिथिलेश जी। आपकी आवाज बाधित है, हालांकि माइक तो खुला हुआ दिख रहा है।
मैं आप लोगों को बताना चाहूंगी कि बुधवार की संगोष्ठी, चाहे मैं कितनी भी व्यस्त रहूं, दौड़ भाग के यूनिवर्सिटी से आप यहाँ मिथिलेश जी आ गए। प्रणाम आपका। नमस्कार। अभी आवाज आ रही है? अभी कथा का सरोकार। आकार शब्द जो है वह शिल्प से प्रभावित होता है, शिल्प से नियंत्रित होता है। जो प्रकार शब्द होता है, जो विषय को लेकर रचनाकार ने किन किन विषयों पर बात की है, वह रचनाकार की संवेदनशीलता का परिचायक होता है, ऐसा मैं मानता हूँ। और सरोकार जो शब्द है, जो रचना का उद्देश्य होता है या रचनाकार किसी मुकाम तक अपनी रचना को पहुंचाता है, वह रचनाकार की अपनी चिंतनशीलता, उसका अपना मंथन, इस पर आधारित होता है। इस दृष्टि से जब मैं इन सभी रचनाओं को देखता हूँ तो मुझे आकार की दृष्टि से लगता है कि इन रचनाओं में काम किया जा सकता था, ये रचनाएं छोटी हो सकती थी, और यदि ये रचनाएं अपने आकार को छोटा कर लेती तो लघु कथा के मीटर में उत्तम रचनाएं होती। हालांकि कहानी के मीटर में ये अभी भी उत्तम है। इनके उत्तम और रचना के उत्तम होने पर मुझे संदेह नहीं है, पर लघु कथा की दृष्टि से इसमें सुधार की जरूरत है। जो सुधार अगर चाहे तो हो सकता था और करना भी चाहिए। तो मुझे लगता है कि रचना में विस्तार ज्यादा है, रचना में भूमिका ज्यादा दी गई, या ये कहें कि विवरण और परिचय ज्यादा देने की कोशिश रचनाकार ने किया है, और लघु कथा इन चीजों से परहेज करती है। वह लघु कथा जब कोई विषय को सामने लाती है तो अनावश्यक विस्तार से बचना उसका अपना पहला धर्म होता है। तो मुझे ऐसा, अभी इस पे अगर एक एक लघु कथा पर कुछ बात कहें, समीक्षक ने टिप्पणी बड़ी अच्छी की है, काल दोष भी दिखा दिए, उन पर मैं चर्चा बिल्कुल नहीं करूंगा। अगर पहली लघु कथा जो है पांडे जी की, सबसे कठिन सवाल, इसमें जैसे बीच में शब्द आया कि बहुत सारी बातें बताने के बाद वो जो लड़का है फला फला इत्यादि, ये इत्यादि शब्द की जरूरत ही नहीं है। ये इत्यादि शब्द तो खटक गया आकर, फला फला डॉट डॉट करके छोड़ दिया रचनाकार आगे। ये इत्यादि शब्द जो आया है, मेरी दृष्टि से, जो हो सकता है कि रचनाकार ने वाचन के समय कह दिया, और ये भी हो सकता है, क्योंकि मैंने तो जो सुना है उस पर मैं बात कर रहा हूँ, मेरे सामने कोई रचना प्रिंट मोड में है नहीं। तो ये जो इत्यादि शब्द ने मुझे बहुत कष्ट दिया आज, कि इतने बेहतर विषयों को लेकर कोई रचनाकार सामने आ रहा है, और प्रकार की दृष्टि से सारी रचनाओं के अपने अलग अलग तेवर हैं, अलग अलग विषय है, अलग ज्वलंत विषय है, फिर ये इत्यादि शब्द रचनाकार को क्यों दिखाई नहीं पड़ा? कहीं ऐसा तो नहीं कि रचनाकार जल्दी में लिख करके ओवर हो गया, या दोबारा पढ़ने की कोशिश नहीं की, या पढ़ा भी होगा तो ये शब्द ने उसे क्यों नहीं रोका या टोका? मैं ऐसा मानता हूँ, मैं थोड़ी देर के लिए विकल जी को भूल जाता हूँ। कोई भी रचनाकार या मेरे सामने जो रचना है, उस रचना में इस तरह की बात नहीं आनी चाहिए थी। फला डॉट डॉट फला इत्यादि, इत्यादि क्या है? मैं इस बारे में निवेदन करता हूँ कि पांडे जी विचार करें। सब ठीक हो जाएगा, बहुत अच्छा व्यंग है, उम्दा व्यंग है, पर इसमें भी मुझे एक दो गलतियां दिखाई पड़ी कि इन्होंने कहा कि सियार अपनी अपनी बारी में बिरुदावली गा रहे थे। नहीं, सियार नहीं, जानवर गा रहे थे। ये भी हो सकता है कि पढ़ने में चूक गए होंगे पांडे जी। सियार अपनी बारी में का मतलब होता है अगली बार भी सियार बोलेगा, जबकि दूसरा जानवर सामने आ रहा था। तो यहाँ पर भी हमको सतर्कता की जरूरत है, क्योंकि आपका पूरा कार्यक्रम रिकॉर्ड होता है, कि सियार अपनी अपनी बारी में नहीं। दूसरी एक मुझे कमी इसमें नजर आई, चारागाह विद्यालय जा रही थी। अगर मैंने सही सुना है तो, और यदि मैंने गलत सुना है तो मेरी बात को खारिज किया जाए। ये भी हो सकता है ना कि सुनने में मुझसे कहीं कोई चूक हो गई हो। चारागाह विद्यालय की जरूरत ही नहीं थी। अगर वो जा रहा है तो पूरी कथा में एक जगह विद्यालय शब्द आ गया, तो ऐसा लगता है यहाँ पर लेखक स्वयं उपस्थित हुआ है, और लेखक ने अपनी उपस्थिति अनजाने में दर्शाई है। समीक्षक तो यही कहेगा ना कि लेखक उपस्थित हुआ है, पर होता ये है कि लेखक अनजाने में उपस्थित हो जाता है, और उसको उस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। तीसरी लघु कथा में भी मुझे एक दिक्कत समझ में आ रही है, हालांकि वो दिक्कत बहुत छोटी है, गुल्लक तोड़ दी में, कि सर मेरे पापा घर पर नहीं है और माँ बीमार है।
तो भाई साहब अगर पापा लिखा था तो मम्मी लिख देते, या माँ लिखना था तो पिताजी लिख देते। हालांकि ऐसा भी कोई बड़ा नुकसान नहीं है, पर यदि और ध्यान रखे तो कोई हर्ज भी नहीं है कि अगर एक बच्चा अपने पिताजी को और माता जी को या तो पापा मम्मी कह ले या तो पिताजी माता जी कह ले, ऐसा मैं सोचता हूँ। ये भी विचार के लिए मैं इस बात को छोड़ रहा हूँ। गरम रोटी का स्वाद जो है इसमें भी अनावश्यक विस्तार है। हालांकि समस्या पुरानी है, मगर पुरानी समस्याओं को लेखक लिखे, मैं तो स्वागत करता हूँ इसका। किंतु मुझे वहां से जो सरोकार चाहिए रहता है मेरी अपनी समझ से, वो सरोकार ये होता है कि जो पीड़ित है, जो महिला है, जो बचपन से लेकर युवावस्था से लेकर बुढ़ापे तक, और वो स्वयं अगर कहती है कि एक गरम रोटी का स्वाद मिल जाए, तो मुझे लगता है इसमें हम समस्या के पक्ष में खड़े हो गए। हम यहाँ पर क्रांति और सुधार नहीं कर पा रहे। यहाँ होना ये चाहिए था, विचारणीय है मंच के लिए, कि किसी नई पीढ़ी की लड़की, चाहे नातिन हो, कोई बच्ची हो, उससे कहलवाते कि दादी या नानी जिंदगी भर ठंडी रोटियां खाई है, अब वो ठंडी रोटी नहीं खाएगी। इससे दो चीजें उभरती हैं, पीड़ा भी उभर गई, क्रांति भी उभर गई, और सुधार सामने आ गया कि नई पीढ़ी इन चीजों से बच के चलेगी या अपने बुजुर्गों का ध्यान रखेगी। भद्राकाल जो कथा है वह अंधविश्वास पर बहुत सटीक व्यंग है, बहुत बढ़िया व्यंग है, किंतु शिल्प की दृष्टि से यह भी थोड़ा सा कमजोर मुझे लगता है। और एक बात थोड़ा सा अंत में ये कहना चाहता हूँ कि जो शीर्षक है इसके, कोई भी शीर्षक ये नहीं कहा जा सकता कि शीर्षक गलत है, खराब है, कमजोर, नहीं कहा जा सकता है। किंतु एक बात और कही जा सकती कि ये शीर्षक इससे भी अच्छे हो सकते थे। कैसे हो सकते थे कि सबसे कठिन सवाल, एक पूरी घटना का चित्र, सब ठीक हो जाएगा, पूरी घटना का चित्र, गुल्लक तोड़ दी, पूरी घटना का चित्र, गरम रोटी का स्वाद, यह भी पूरी घटना का चित्र है। इसमें एकाध लघु कथा में ऐसा शीर्षक भी होता, किंतु 5 में से जो 4 लघु कथाएं हैं उनके शीर्षक में कहीं एक तरह की समानता नजर आती है, जबकि प्रकार की दृष्टि से सभी रचनाएं अलग अलग हैं, अलग अलग विषय, अलग अलग समस्याएं और ज्वलंत हैं। तो शीर्षक पर भी ध्यान देना यह शिल्प का एक अहम हिस्सा होता है, और यही एक तरह से किसी भी लघु कथा का चेहरा बनता है। और अंत में एक ही बात मैं कहना चाहता हूँ, 5 में से 3 लघु कथाएं बहुत सशक्त हैं, बहुत मजबूत है। सब कठिन सवाल, सब ठीक हो जाएगा, और भद्राकाल, ये बिल्कुल आज की समस्याओं से जुड़ा हुआ है। गुल्लक तोड़ दी में भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे सुना और मैंने इससे बहुत कुछ सीखा है। इसके लिए पांडे जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद। अभिनंदन आपका, बहुत ही सुंदर विवेचना। और असल में एक अच्छा साहित्यकार या एक अच्छा रचनाकार वो जानता है कि रचनाएं कभी मुकम्मल नहीं होती, उसमें कुछ ना कुछ सुधार की गुंजाइश बनी रहती है, चाहे वो कितनी भी अच्छी रचना हो। उसका एक डायमेंशन, जैसे हीरा होता है और हीरे को तराशते हुए उसके बहुत सारे डायमेंशन निकलते हैं, बहुत सारे कोने निकलते हैं, लेकिन उन कोनों को भी तराश के 2 और नए कोने जो है वो बनाए जाते हैं, और जितनी ज्यादा उसकी जो अलग अलग कोनों पे घिसाई होती है तो वो उसकी चमक उतनी बढ़ती जाती है। तो हम देखते हैं कि किस तरह से आप सभी ने अलग अलग तरीके से विकल जी की लघु कथाओं को, क्योंकि ये कार्यशाला है और यहाँ हम रचना सुन के ताली बजा के नहीं निकलते, हम एकाग्र होकर उन रचनाओं को ध्यान से हम उसकी विवेचना करते हैं। असल में ये एक अध्ययन का एक जरिया है। हम लोग कुछ करते हैं कि 5 रचनाएं सामने रखते हैं और हम अध्ययन करते हैं, खुद ही पढ़ने की कोशिश करते हैं, सीखने की कोशिश करते हैं, और इसी रहे हैं और बहुत ही अच्छे ढंग से। और हमने देखा कि 6-7 राज्यों की हम परिक्रमा भी करते हैं कि इसमें संचालक को अगर हम छोड़ दें तो भोपाल की उपस्थिति मैथिल जी की थी और झारखंड से अनीता रश्मि जी ने बहुत सुंदर समीक्षा की, और जैसा कि मैं उनसे उम्मीद कर रही थी
उन्होंने बहुत अच्छी समीक्षा की और हमारे सभी टिप्पणीकार ने बहुत, और सबसे अच्छी बात है कि हमारे जो यहाँ उपस्थिति थी हमारे सभी साथियों की, उनकी भी जीवंत और रचनात्मक उपस्थिति थी और सभी ने अपनी अपनी बातें मैसेज के माध्यम से कही इसी बीच में। जैसे कि शेख सजाद उस्मानी जी ने कहा कि नएपन की रचनाएं, और उन्होंने कहा कि गुल्लक तोड़ दी अपनी लेखक महोदय ने इस गोष्ठी में। तो ये एक बहुत अच्छी टिप्पणी थी और मुझे हमने देखा एपिसोड से वो जुड़ रही हैं, उन रोटी क्या बात है, उन्होंने प्रशंसा की है। और हमारी एक और साथी हैं, वो इंदौरी पकवान लिख देती है तो असली नाम मैं भूल जाती हूँ। उन्होंने कहा कि बहुत ही सराहनीय और हृदय स्पर्शी लघु कथाएं थी। और अनिता जी की समीक्षा की शेफालिका जी ने बहुत प्रशंसा की है। मधु जैन जी है, रश्मि लहर जी ने बहुत, और पूनम पाठक जी भी लगी हुई है और सुन रही थी। वंदे भारत ट्रेन में बैठ के सुन रही थी। ये बहुत अच्छी बात थी। भारती पराशर जी अभी पिछले हफ्ते उनकी हम लोगों ने लघु कथा सुनी थी और वो कह रही थी कि रामायण की प्रश्नावली से प्रश्न करते हैं, वैसे रामायण पिता प्रतिक्रिया, यह बहुत ही सटीक लगा और सभी ने कहा कि बहुत अच्छी। और शेफालिका श्रीवास्तव जी एक लंबी टिप्पणी देती है, वो उन्होंने कहा कि पिता का नाम रामायण रखने से पिता का सरल व्यक्तित्व सामने आ जाता है। और उन्होंने कहा कि नाम बहुत सटीक था। और आशा गर्ग कहती है कि आज की लघु कथाएं सुंदर और उत्तम समीक्षाएं रही। और शेफालिका जी मिथिलेश अवस्थी जी की बात पे सहमति जताती है और वो कहती है कि बिल्कुल सही बात, युवा पीढ़ी से वाक्य कहलाना चाहिए। और मनमोहन चौड़े जी जो भोपाल से हैं, उन्होंने दिया है कि सीआर के साथ किरण की बेटी को भेज देना, ये कुछ अजीब लगा। तो अच्छी बात है। मधु जैन जी अवस्थी जी की प्रशंसा कर रही हैं, पूनम पाठक जी कार्यक्रम की प्रशंसा कर रही हैं, रश्मि लहर जी लखनऊ से जुड़ी हैं और उन्होंने कहा कि बहुत कुछ सीखने को मिला। और मैंने यहाँ जो रशीद गौड़ी जी आज जुड़े, हमारे बहुत पुराने साथी, बहुत वरिष्ठ रचनाकार, आज रशीद जी भी मंच पे है तो मुझे बहुत अच्छा लगा। पाखी जैन जी, मनोरमा जैन पाखी जी भी आज जुड़ी हैं। और आज मैंने बहुत दिनों बाद सुषमा मल्होत्रा जी को मैंने आज लिंक भेजा था और वो भी आज कहते हैं ना सरहद के उस पार से आज यहाँ है और उन्होंने इस कार्यक्रम को सुना और निश्चित तौर पे वो बहुत अच्छी विमर्शकार है। और आगे किसी अंक में हम सुषमा जी के विमर्श को भी सुनना चाहेंगे लघु कथा पे। और शशि महाजन जी भी सरहद पार से हमेशा जुड़ती हैं। मैं गूगल मीट के माध्यम से जुड़ा हुआ हूँ आपसे। जी, सिद्धेश्वर जी पटना से जुड़े हैं और बहुत ही अच्छा लग रहा है। और आने वाले समय में आप सबकी विवेचना, आप सबकी जो वैचारिकता है वो किसी न किसी माध्यम से। नितिन उपाध्याय जी यूएई से जुड़े हुए हैं और अभी मदार के बीच उनकी किताब आई है और उस पर बहुत प्रशंसित हुई है। तो हम कोशिश करेंगे कि अगले हफ्ते मदार के बीज को ही प्रस्फुटित करें मंच पे। तो नितिन उपाध्याय जी अगर इजाजत देंगे तो अगले अंक में हम नितिन उपाध्याय जी की लघु कथा सुनेंगे और धीरे धीरे हम सभी साथियों की लघु कथा इस मंच पे हम सुनना चाहेंगे और उनकी वैचारिकता को भी हम सुनना चाहेंगे। इसके साथ ही आज के गोष्ठी मिथिलेश जी एक मिनट बोलना चाहेंगे। कांता जी सिर्फ इसलिए कि मैं समीक्षाएं पूरा सुना है। अनीता रश्मि जब समीक्षा दे रही थी तो और अनीता रश्मि तो बहुत अच्छी समीक्षा देती रही हैं, चाहे वो आपका मंच हो चाहे हमारा मंच हो। लेकिन आज मैं जो अवस्थी मिथिलेश जी की समीक्षा सुना, अद्भुत उनकी समीक्षाएं थी और मैं उनसे बहुत प्रभावित हुआ। इसलिए मैं आपसे माइक छीन कर मैं आपसे 2 मिनट बोलने का इजाज़त चाहा कि वैसे तो मैं बहुत अपनी व्यस्ततावश बहुत कम जुड़ पाता हूं आपसे, लेकिन जब भी जुड़ता हूं तो बड़ी गंभीरता से जुड़ता हूं। आप बहुत बेहतर काम कर रही हैं
लघु कथा वृत्ति के माध्यम से और लघु कथा जो गोष्ठियाँ आयोजित कर रही हैं, निश्चित तौर पर आने वाला समय आपकी इस गतिविधियों को रेखांकित अवश्य करेगी। और अवस्थी मिथिलेश जी ने बिल्कुल नई दृष्टि से अपनी समीक्षा को हमारे सामने रखा है, वरना लोग तो एक ही तरह की बात केवल अलापते रहते हैं, काल दोष है तो ये है तो वो है। इन्होंने जो 3 बात रखा, आकार, प्रकार और एक चीज़ और बताएं, सरोकार, ये जो 3 बिंदु रखें, अद्भुत। इन तीनों बिंदुओं पर यदि कोई रचनाकार ध्यान दे और लघु कथा लिखे तो निश्चित तौर पर वह और भी बेहतर लिख सकता है। और लघु कथाएँ तो अच्छी होती ही है, किसी की भी रचनाएँ हो वो अपने आप में बढ़िया ही होती है। लेकिन आपने जैसा कहा, आपने बहुत बढ़िया आज बातें कहा कि हीरा तो हीरा होता है, उसे जितना तराशा जाए वह और तरसता है। और एक सार्थक रचनाकार निश्चित तौर पर हमेशा परिवर्तन चाहता है और बेहतर से बेहतर लिखने का प्रयास करता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद कांता राय जी आपको। धन्यवाद सिद्धेश्वर जी। और इस हमारे कार्यक्रम का जो आखिरी पड़ाव है वो लेखक अपनी बात, जो हम लेखक आभार प्रकट करने के लिए, क्योंकि ये पूरी गोष्ठी जो है वो उन्हीं की रचनाओं पे आज पूरी केंद्रित थी, तो लेखक को हम आमंत्रित करते हैं कि वो सभी का आभार प्रकट करें। और मैं एक बात और कहना चाहती हूँ कि किसी भी टिप्पणी के ऊपर आप मतलब सफाई मत दीजिएगा, क्योंकि ये हमारे मंच का एक नियम है कि लेखक अपनी सफाई नहीं देता है। उसने तो समीक्षाएं सुन ली, लेकिन हाँ कुछ संबंधित बातें आप कह सकते हैं, लेकिन किसी भी टिप्पणी पे सफाई मत दीजिएगा, क्योंकि ये हमने एक छोटा सा नियम है वो हमने बनाया हुआ है कि लेखक सबको सुने। आज उन्होंने सुनाया और टिप्पणीकार भी अपने बड़े मनोयोग से, देखिए आज करीब 70 से ऊपर लोग जुड़े थे आपके इस रचना को सुनने के लिए। तो मैं बड़े ही आदर के साथ विकल जी को मंच पे आमंत्रित करती हूँ। स्वागत आपका विकल जी, माइक चालू कर लीजिए। मोबाइल को टच करेंगे तो आ जाएगा। मोबाइल की स्क्रीन को टच कीजिए तो माइक का निशान आ जाएगा। अंगुली से टच कीजिए मोबाइल को। तो बाथरूम की लाइट चल रही है, बाकी नहीं चल रही। जी स्क्रीन को टच कीजिए, और अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो वापस लेफ्ट होके ज्वाइन कर लीजिए, उसमें टाइम कम लगेगा। सबसे पहले मैं आज की इस लोककथा संगोष्ठी में उपस्थित सभी विद्वान साथियों का, साहित्यकारों का और लोककथा के मर्मज्ञ जानकारों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आप सबकी बातें सुनकर मुझे बहुत कुछ नया सीखने को मिला, बहुत कुछ नया समझने को मिला, और मैं आगे पता नहीं कितनी दूर तक यात्रा करूंगा, लेकिन जितनी दूर तक यात्रा करूंगा उस समय तक मैं यह बातें याद रखूंगा, कोशिश करूंगा कि इन पर अमल भी किया जा सके। आपने स्पष्टीकरण देने के लिए मना किया है, लेकिन एक अवस्थी जी, अभी जो मिथिलेश अवस्थी जी ने एक बात कही, इत्यादि वाली बात, वह निश्चित रूप से लोककथा में लिखा हुआ नहीं है। मैंने अपने वाचन के दौरान इत्यादि शब्द का प्रयोग किया है, इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। प्रवाह में मैंने इत्यादि शब्द का प्रयोग किया है, लिखा नहीं हुआ। आपने जितने लोगों ने समीक्षा की, सब ने अपनी अपनी दृष्टि से लोककथाओं का मूल्यांकन किया और अपने विचार रखे। इन सब से मुझे सीखने को मिला। मैं पहले से इस बात को मानता हूँ और यह जानता हूँ कि यह पूरा जीवन हम सीखते रहे, तब भी यह जीवन कम पड़ जाता है, कई जीवन सीखने के लिए लग जाते हैं। तो आप सबका पुनः पुनः आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। और रही रचना धर्मिता में जो आप लोगों ने एक बात स्पष्ट की है,
कि एक अलग आस्वाद की रचना है। वह अलग आस्वाद जो है हर रचनाकार के रचना में होता है, वो चाहे कहानी हो, कविता हो, लोककथा हो, गद्य हो, पद्य हो, कुछ भी हो, सबका आस्वाद अलग होता है और यही आस्वाद रचनाकार की शैली कहलाता है। मैं केवल इतनी बात जोड़ना चाहता हूँ कि हर रचनाकार की अपनी एक शैली होती है और उस शैली के मद्देनजर भी रचना पर विचार किया जाना चाहिए। आप सबका पुनः पुनः धन्यवाद, हार्दिक साधुवाद, बहुत बहुत। कांता जी, कांति जी, मैं कौन कीजिए। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद आपका विकल जी, आपने हमें इस सत्र के लिए मौका दिया, अपनी रचनाएं आपने पेश की हमारे आग्रह पे और इतनी अच्छी चर्चाएं हुई। इन सब के लिए मैं आपको प्रणाम करती हूँ और हमारे सभी साथी जो मंच पे उपस्थित रहे, एकाग्र भाव से सब यहाँ सुन रहे थे विमर्श को, मैं आप सबका भी अभिनंदन करती हूँ और ये साथ बनाए रखिएगा और हम कोशिश करेंगे कि नए तरीके से नई रचनाओं पे और हम कई नए बातें हम यहाँ चर्चाओं में पाएंगे और ये हमारी जो संगोष्ठी है वो आगे चलती रहे। इसी कामना के साथ सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को नमस्कार। और मैंने सभी को नमस्कार। सभी को नमस्कार। सादर धन्यवाद अनीता दीदी, आपने बता दिया तो ज्वाइन कर लिया। सभी को सादर प्रणाम। बहुत कुछ सीखने को मिलता है, चकित रह जाते हैं। हर कार्यक्रम बहुत अच्छा होता है। शेफालिका जी को तो अभी मैं यहाँ सामने देख रहा हूँ, शेफालिका जी को शायद उनकी पुस्तक की समीक्षा हमने किया था और आजकल में प्रकाशित हुई है, वही है लगता है। अनीता रश्मि जी की समीक्षा बहुत अच्छी रही है। नमस्कार अनीता जी। बस हो जाता है।